गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे पार्ट 5 ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ AST दैट इज़ कंडक्टेड बाय नायर ऑन द डेट 20th नवंबर 2022। तो इस वीडियो में जो हमने पिछला जीके सेक्शन का 40 क्वेश्चंस डिस्कस किया था, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 343 Clause 1 of Constitution of India, which language and script shall be official language of Union? तो ये सभी को पता है कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 एक के अनुसार कौन सी भाषा और लिपि संघ की राजभाषा होगी? तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 42 पे आते हैं। According to official language rules, that means what 1976, India is classified into how many regions? तो जनरली का खा गा, सो 3 रीजन्स में इंडिया डिवाइड है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976, गुजरात स्टेट इज क्लासिफाइड अंडर विच रीजन? तो इट लाइज इन that is B region. Gujarat, Maharashtra and Punjab, these three states are lies in B region. When Hindi Divas is celebrated? तो हिंदी दिवस is celebrated on 14th September and 14 सितंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो है तो हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। इसके अलावा 10 जनवरी को जो है तो इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में जो है तो कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, फिजी क्या कंट्री है। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ द एम्प्लॉय हैज़ पास द मैट्रिकुलेशन और एन इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ही विल बी कंसीडर्ड एज। सो यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर मैट्रिकुलेशन और उसके इक्विवेलेंट हायर एग्जामिनेशन को पास कर लिया है हिंदी एज ए सब्जेक्ट, तो इस केस में उसको जो है तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी तो नहीं है लेकिन वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी मान लिया जाता है उसको। ठीक है, सो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होने के लिए क्या है, ही हैज़ टू पास द मैट्रिकुलेशन और एन इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन विद हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो जो भी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज होती है तो उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो 20 मेंबर्स होते हैं दैट बिलोंग्स टू लोकसभा एंड 10 मेंबर्स दैट बिलोंग्स टू राज्यसभा, और इस तरह से टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो मैंने अभी आपको डिस्कस करा इस बात को कि 20 मेंबर्स होते हैं, वह लोकसभा से होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ एम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू इम्प्लीमेंट द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके लिए कौन एम्पावर है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के लिए रूल्स बनाने के लिए? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो फुली एम्पावर्ड है टू इम्प्लीमेंट द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, और उसके लिए जो भी रूल्स बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना। इन विच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में जो है तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को इनेक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स एक्ट को इनेक्ट किया गया बाय द पार्लियामेंट।
तो इन विच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट? तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो है, तो इस एक्ट का नाम है। ठीक ठीक है, तो इसको 1963 में इनैक्ट किया गया था, एंड एज अमेंडेड इन 1967। ओके, एक्ट, और जो इसका नंबर है एक्ट नंबर 19 ऑफ 1963, तो इसको भी याद रखिएगा, एक्ट नंबर 19 ऑफ 1963। सो इसका पर्पज़ क्या है? दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड द लैंग्वेज विच मे बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट्स एंड फॉर सर्टेन पर्पजेज इन हाई कोर्ट्स, बी इट इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट इन द 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको जो है भारतीय गणतंत्र के 14वें वर्ष में जो है, तो इसको इनेक्ट किया गया। ओके, तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि सेक्शन 3 दैट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 26th डे ऑफ जनवरी 1965। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो सेक्शन 3 आया है इसका, ये पूछा जाएगा कि कब से इसको जो है तो इन्फोर्स किया गया। तो इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है, इसको इन्फोर्स किया गया ऑन द डेट 26 जनवरी 1965। ठीक है, और इसके जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे, ठीक है, उनको जो है तो उस डेट से इनैक्ट किया गया या इन्फोर्स किया गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करे। लेकिन सेक्शन 3 पर इसमें जोर डाला गया है कि 26 जनवरी 1965 को ही इसे इन्फोर्स कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, और इसी को बोलते हैं अपॉइंटेड डे। ठीक है, तो अपॉइंटेड डे अगर कहीं पे आता है इन रिलेशन, तो उसका जो रिलेशन होगा वह सेक्शन 3 से होगा, और अपॉइंटेड डे का मतलब होगा 26th डे ऑफ जनवरी 1965। ठीक है, क्लियर कट जो है तो बातें यहाँ पे हो गई हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955? यहाँ पे बता दिया गया कि 1955 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो उसके चेयरमैन कौन है? सो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इज एन इंडियन कमीशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन परसुएंस टू द प्रोविजंस स्टेटेड इन आर्टिकल 344। तो आर्टिकल 344 के तहत जो है तो प्रेसिडेंट द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, और इसको जो है तो 7 जून 1955 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, बाय ए नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोटिफिकेशन के द्वारा इसको जो है 7 जून 1955 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसके जो चेयरमैन थे श्री बीजी खेर थे, श्री बीजी खेर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे पूछा जा सकता है कि चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 1957 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ठीक है, तो इन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 344 क्लास 4, तो उसमें जो है उसको किसने चेयर किया था? ठीक है, तो बेसिकली उसके चेयरमैन कौन थे? जो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है इन 1957 में, तो उस समय जो होम मिनिस्टर थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है तो इसको चेयर किया गया था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जीबी पंत। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो वो बेसिकली 1957 में चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि
Which form of numerals should be used in the official purpose of Union of India? देवनागरी numerals, international form of Indian numerals, Roman numerals और ब्राह्मी numerals. ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. When will the name of central government office be notified in Gazette having acquiring the working knowledge of Hindi? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 के अकॉर्डिंग when 80% of the employee have acquired working knowledge of Hindi. ठीक है, जब 80% जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी को एक्वायर कर लें तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस को जो है गजट के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाता है दैट ही हैड एक्वायर्ड द वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. 80% ऑफ एम्प्लॉय, प्लीज रिमेंबर इट. हु इज द चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ डिविजनल रेलवे ऑफिस? देखिए यहाँ पे डिविजनल रेलवे ऑफिस की बात किया जा रहा है. तो डिविजनल रेलवे ऑफिस में जो है चेयरमैन होते हैं our respected DRM sir. So option number 4 is the right answer. Next question पे आते हैं. How many rules are there in the official language rule OLR 1976? तो 1976 में बेसिकली टोटल 12 रूल हैं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. दैट इज 12 रूल्स आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976. नेक्स्ट है, what is the periodicity of the meetings of official language implementation committee of a divisional railway office? तो डिविजनल रेलवे ऑफिस पे जो OLIC है उसका पीरियोडिसिटी क्या है? ठीक है, तो इसका जो पीरियोडिसिटी है 1 इन 3 मंथ. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सी पार्ट पे आ गए. ठीक है, AST पार्ट. अंडर HOER रूल्स विच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज विल नॉट हैव अ रोस्टर आर? इंटेंसिव, कॉन्टिन्यूस, एजेंसियली इंटरमीडिएट एंड एक्सक्लूडेड कैटेगरी. सो 564 दैट इज ऑप्शन नंबर 4 एक्सक्लूडेड कैटेगरी. ठीक है, इनकी 24 आवर की ड्यूटी होती है. दे विल नॉट हैव द रोस्टर आर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. As per HOER, hours of employment regulation rule, the period of rest between the end of one roster duty and the beginning of next roster duty is defined as. So this is nothing but a short of. This is nothing but a short of. Okay. The period of rest between the end of one roster duty and the beginning of next roster duty is defined as short of. तो बेसिकली ये लॉन्ग ऑन, शॉर्ट ऑन, लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ये सब टर्म्स हैं. ठीक है, जैसे लॉन्ग ऑन की बात करें अगर, तो लॉन्ग ऑन इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8 आवर, 10 आवर, 12 आवर इन केस ऑफ इंटेंसिव, कॉन्टीन्यूअस और एजेंशियली इंटरमिटेंट वर्कर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो जो भी पीरियड ऑफ ड्यूटी होगी 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे की इंटेंसिव, कंटिन्यूस और एजेंशियली इंटरमिटेंट वर्कर्स के लिए, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग ऑन. ओके, इसी प्रकार शॉर्ट ऑफ की अगर बात करें तो शॉर्ट ऑफ इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ रेस्ट विच इज इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर्स लेस देन 12 आवर्स in a roster of 6 hour duty and less than 14 hours in a mixed roster of 6 and 8 hours of duty. ठीक है, और continuous worker के लिए that will be less than 10 hours, और in case of essentially intermittent workers के लिए that will be the less than 8 hours. ठीक है, तो ये काफ़ी important है. दिस इज द शॉर्ट ऑफ एंड लॉन्ग ऑन. तो यहाँ पे पीरियड ऑफ रेस्ट की बात की गई है, तो पीरियड ऑफ रेस्ट दैट मीन्स व्हाट, शॉर्ट ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
What are the percentage of direct recruitment and promotional quota for electrical signal maintainer level 2? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर लेवल 2 के लिए जो है वह डी आर एंड पी क्यू कोटा कितना है? ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एंड 50% ऑन प्रमोशनल कोटा। सो दोनों 50-50% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज एन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इन अ ग्रुप सी लेवल 6? तो लेवल 6 बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो दैट इज इक्वल टू जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो इसके लिए जो है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन होंगे? ठीक है, तो इसके लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे दैट विल बी अ JAG ग्रेड ऑफिसर। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर इज द राइट आंसर, JAG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस फॉर द अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़? ठीक है, तो 5 लाख रुपीज़ के लिए जो है तो हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है? तो देर विल द बेसिकली ये हाउस बिल्डिंग एडवांस जो होता है, ठीक है, इस रेट को सेट करता है कौन? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ही हैज़ राइट टू सेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और यह 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए जो है इसको 7.1% पे रखा गया है। ठीक है, अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में जो है तो यह 7.9 था। ठीक है, जिसको घटा के 7.1 कर दिया गया है। ठीक है, सो हाउस बिल्डिंग एडवांस के तहत जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन होम। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 7.1% अप टू 31 मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच LAP विल बी क्रेडिटेड फॉर ईच completed कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस टू लीव अकाउंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स? तो यहाँ पे LAP की बात करा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देर इज अ 2.5 days। ओके, सो टोटल कैलेंडर मंथ में जो है टोटल कैलेंडर ईयर में 30 LAP जो है तो मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2.5 डेज LAP पर कैलेंडर मंथ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। एज पर HOER रूल्स अ जॉब वेयर द पीरियड ऑफ इनएक्शन और रिलैक्सेशन aggregating to less than 6 hours in a cycle of 24 hours will satisfy the condition for classification as। तो इस केस में जो है तो कौन से क्लासिफिकेशन में एम्प्लॉयज़ फॉल करेगा? ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो ही विल बी इन द कैटेगरी ऑफ इंटेंसिव। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट इज इंटेंसिव कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए HOER से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एज पर HOER व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी पर वीक फॉर एम्प्लॉयज़ क्लासिफाइड एज कॉन्टीन्यूअस? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स जो है बेसिकली वो है 48 आवर्स है। कितना है? 48 आवर्स फॉर द कॉन्टीन्यूअस कैटेगरी ऑफ वर्कर। ओके, एंड फॉर अगर बात करें इंटेंसिव कैटेगरी के लिए तो यह जो है तो 42 आवर्स पर वीक होगा स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, और इसके अलावा एजेंशियल इंटरमिटेंट्स के लिए जो है 48 आवर्स पर वीक प्लस जो भी 12 और 24 आवर एडिशनल आवर्स होते हैं वो जो है इसको काउंट होंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम स्टेचुटरी लिमिट्स की बात करें तो इंटेंसिव कैटेगरी के लिए जो स्टेचुटरी लिमिट्स है दैट विल बी 45 आवर्स पर वीक। कॉन्टीन्यूअस कैटेगरी के लिए जो स्टेचुटरी लिमिट्स होगी दैट विल बी 54 आवर पर वीक। और एजेंशियल इंटरमिटेंट्स के लिए दैट विल बी 75 आवर पर वीक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर फॉर कॉन्टीन्यूअस कैटेगरी के लिए पूछा गया है तो 48 आवर पर वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पूछा जा रहा है इन इंजर्ड ऑन ड्यूटी, आईओडी केसेस हो गए। इन इंजर्ड ऑन ड्यूटी व्हाट इज द इंटाइटलमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो आईओडी केसेस कई बार क्या है, हम जब भी वर्किंग प्लेस पर कुछ काम कर रहे होते हैं और उस समय कोई चोटिल हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उस केस में आईओडी होता है, इंजर्ड ऑन ड्यूटी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज़ द इंटाइटलमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो आईओडी के केस में जो है लीव फॉर द फर्स्ट 120 days एज दैट ऑन LAP एंड फॉर रिमेनिंग पीरियड एज दैट ऑन LHAP। ठीक है, तो पहले जो 120 दिन हैं उनको हम LAP में, और जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ LHAP है उनको हम रिमेनिंग पीरियड को LHAP में काउंट करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ मेल एम्प्लॉय। तो पैटर्निटी लीव जो है वह 15 डेज का होता है। ठीक है, फॉर द मेल एम्प्लॉय। ठीक है, और जिसको 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड से 6 महीने के अंदर जो है तो इसको लेना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी फुलफिल टू प्रमोट एम्प्लॉय टू द पोस्ट ऑफ मास्टर क्राफ्ट मैन। ठीक है, तो MCF जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, तो इस केस में कौन सी कंडीशंस को वह फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली ही शुड हैव सर्व्ड इन अ स्किल्ड आर्टिसन ग्रेड 1 पे होना चाहिए उसको फॉर 2 years। ठीक है, तो जब वह 2 years जो है तो ग्रेड 1 पे हो जाता है तो उसके बाद जो है वह सीनियर TCN के लिए पात्र हो जाता है। ठीक है, तो TCN 1 से अगर वह सीनियर TCN उसको बनना है तो इसके लिए जो है तो TCN 1 प्लस 2 years का सर्विस रहना चाहिए TCN 1 पे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What are the standard forms used for issuing major penalty charge sheet and minor penalty charge sheet। तो बेसिकली मेजर पेनाल्टीज़ के लिए जो SF5 होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और माइनर पेनाल्टीज़ के लिए SF11 होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, What are the standard forms used for issuing suspension order and for revocation of suspension order। तो बेसिकली जो है सस्पेंशन के लिए जो है SF2 यूज़ करते हैं और रिवोकेशन के लिए SF4 यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इज़ फॉर इशूइंग सस्पेंशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 4 फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी SF1, सॉरी SF1 जो होता है वह बेसिकली सस्पेंशन के लिए होता है, और SF4 रिवोकेशन के लिए होता है। सॉरी, ये डीम टू बी सस्पेंडेड है SF2 के तहत जो होता है। ठीक है, SF1 इज़ फॉर सस्पेंशन, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच विल बी द एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स NPS 2004। तो नेशनल पेंशन स्कीम 2004 के तहत जो है तो एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी एज पर 7th पे कमीशन
तो एज पर 7th पे कमीशन DCRG इज 20 लाख रुपीज़। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट मीटिंग्स फ्रॉम रेलवे साइड एट अ डिविजनल लेवल। तो रेलवे साइड से डिविजनल लेवल पे जो है, तो यहाँ पे कौन होते हैं? हमारा जो प्रेम की मीटिंग होती है, तो एट अ डिविजनल लेवल पे उसमें बेसिकली पार्टिसिपेटरी होते हैं। प्रेसिडेंट एज अ DRM होते हैं और सेक्रेटरी एज अ सीनियर DPO। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। प्रेसिडेंट DRM और सेक्रेटरी सीनियर DPO। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट मीटिंग एट अ जोनल लेवल। तो जोनल लेवल पे जो भी मीटिंग होती है उसमें की पीरियोडिसिटी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वह 1 इन 3 मंथ होती है। ठीक है, सो 1 इन 3 मंथ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नेम द ट्रिब्यूनल specifically constituted to adjudicate disputes and complaints with respect to recruitment and condition of service of person appointed to government offices। तो बेसिकली इट इज अ कैट। ठीक है, तो कैट है जिसमें बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू गवर्नमेंट ऑफिसेस। ओके, ठीक है। तो कैट की अगर बात करें तो कैट को जो इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द डेट 1 नवंबर 1985 को इस्टेब्लिश किया गया था। अभी एट अ प्रेजेंट टाइम इसकी जो है 19 रेगुलर बेंचेस हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल बेंच जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसके अलावा जो है तो 21 सर्किट बेंच हैं। ठीक है, जो सर्किट सिटिंग्स है। ठीक है, अगर इसका बात करें हम यहाँ पे, तो कैट में बेसिकली चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और उसके कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसको जो है तो प्रेसिडेंट्स के द्वारा दे आर अपॉइंटेड बाई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनको हम प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कैट मेंबर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से होते हैं। ठीक है, और जो इनका टोटल टेन्योर होता है वह 5 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन के लिए जो है तो वह 5 ईयर्स और 62 ईयर्स होता है बेसिकली। ठीक है, 65 ईयर्स होता है बेसिकली चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का होता है, या 5 साल। और बेसिकली अगर मेंबर्स की बात करें तो 5 साल या 62 ईयर्स ऑफ द जो भी अर्लियर आया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे RTI से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। RTI एक्ट को पढ़ना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंडर RTI एक्ट, आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट, इन हाउ मेनी डेज शैल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेंट। ठीक है, तो विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 634, ऑप्शन ID 634, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फोरम इन इंडियन रेलवे for resolving the disputes and differences arising between the administration staff। तो बेसिकली देर इज अ PNM, दैट इज परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। ठीक है, PNM जो है तो बेसिकली दैट इज यूज्ड टू रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस अराइजिंग बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइम शेड्यूल फॉर स्क्रीनिंग फॉर MACPS। तो MACPS के लिए जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइम शेड्यूल क्या है फॉर स्क्रीनिंग फॉर MACPS। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं यहाँ पे। तो दिस इज अ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर। What is the required training period for electrical signal maintainer grade 3 recruited under direct recruitment quota।
तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर है उसका रिक्रूटमेंट हुआ है, तो उसको कितने दिन की ट्रेनिंग जो है तो दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 12 महीने की ट्रेनिंग। सो अप्रॉक्स 1 ईयर की ट्रेनिंग जो है तो उसको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ए रिम्यूनरेशन फॉर एनी स्पेशल वर्क डन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी पेमेंट ग्रांटेड टू एम्प्लॉय फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ए रिम्यूनरेशन, तो जब भी कोई स्पेशल वर्क के लिए जो है उसको रिम्यूनरेशन दिया जाता है, ठीक है, पेमेंट ग्रांट की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानदेय या ऑनरेरियम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटरी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो है स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटरी नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल प्रोप्रिएटरी नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी बी मोर देन ओकेजन डिमांड्स है, बिल्कुल सही है। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी टू इट्स ऑन एडवांटेज, बिल्कुल सही है। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred फ्रॉम पब्लिक मनीज एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ऑन मनी, बिल्कुल सही है। पर्सनल मनी शुड नॉट बी स्पेंड फॉर ऑफिशियल पर्पज, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटरी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस गारंटी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है तो परफॉर्मेंस गारंटी जो होता है वो है 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what type of accounts is adopted on Indian Railway? Accrual accounts, financial accounts, capital and revenue accounts and commercial accounts। ठीक है, तो both capital and revenue accounts are adopted on the Indian Railways। ठीक है, so option number 3 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर whose डायरेक्शन द स्टॉक वेरीफायर वेरीफाइज द स्टॉक इन स्टोर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टॉक वेरीफायर जो स्टॉक को वेरीफाई करता है इन द स्टोर डिपो, वह किसके डायरेक्शन में करता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बेसिकली जो इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर्स अकाउंट होते हैं उनके निर्देशन में यह कार्य किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन विल स्टोर आइटम्स बी ट्रीटेड एज डेड सरप्लस आइटम। ठीक है, तो कोई भी आइटम है उसको डेड सरप्लस आइटम कब वह ट्रीट करता है। ठीक है, तो डेड सरप्लस आइटम ट्रीट करने के लिए जो है कौन कौन सी कंडीशन है, तो कोई भी आइटम स्टोर आइटम विच हैव नॉट बीन इशूड फॉर 24 months एंड इट इज कंसीडर्ड आर नॉट लाइकली टू बी यूटिलाइज्ड ऑन एनी रेलवे विद इन नेक्स्ट 2 years, तो ऐसे आइटम्स को हम डेड सरप्लस आइटम्स बोल देते हैं। ठीक है, जो पिछले 24 मंथ से इशूड नहीं किए गए हैं और निकट भविष्य में अगले 2 साल तक कभी इनको इशू करने की संभावना या यूटिलाइज करने की संभावना नहीं बनती, तो उनको हम डेट सरप्लस आइटम्स मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे यहाँ पे, नेम द स्टोर्स फॉर विच देयर इज अ रेगुलर टर्नओवर कॉज्ड बाय कांस्टेंट डिमांड। ठीक है, ऑर्डिनरी स्टोर, सरप्लस स्टोर, स्पेशल स्टोर और इमरजेंसी स्टोर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टोर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CAG इज एन एब्रीविएशन फॉर।
तो CAG इज़ नथिंग बट अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो CAG इज़ नथिंग बट अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148 जो है, तो कैग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और एक यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट जो कैग हैं GC मुर्मू जी हैं, ठीक है। और ड्यूटी ऑफ कैग जो है अंडर आर्टिकल 149 से 151 के तहत आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। GSTIN इज एन एब्रीविएशन ऑफ। तो GSTIN इज नथिंग बट अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हु कैन बी कॉन्ट्रैक्टर्स अथराइज्ड इंजीनियर एज पर GCC। तो कॉन्ट्रैक्टर्स अथराइज्ड इंजीनियर जो है एज पर GCC कौन होंगे, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली अ ग्रेजुएट इंजीनियर और इक्विवेलेंट हैविंग मोर देन 3 years एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज अथराइज्ड इंजीनियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। Which is the platform through which procurement of goods and services is done by the government ministries and departments, public sector undertakings and other apex autonomous bodies of central government। तो बेसिकली इट इज़ डन बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, जिसको हम जेम बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है बेसिकली किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यह बेसिकली जो है तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 8 digit कोड ऑफ कैपिटल एलोकेशन व्हाट डू फर्स्ट 2 digit एंड लास्ट 2 digit रिप्रेजेंट। तो कैपिटल एलोकेशन का जो फर्स्ट 2 digit है वह क्या बताता है और लास्ट 2 digit क्या बताता है। तो फर्स्ट 2 digit जो है वह बताता है सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड बताता है। और जो लास्ट 2 digit है वह प्राइमरी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। ये वीडियो आपके लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। वीडियो को अगर आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं और अपने जो भी इस्टेब्लिशमेंट के फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चंस हैं उनको या स्टोर्स के क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। सॉरी फॉर दैट वीडियोस काफ़ी लंबा हो गया। ओके, मिलते हैं, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।